देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया था, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। पूछा के की किस वैल्यू के लिए जो है ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपको दिया गया है उसको लेकर के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो वो आप निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों इक्वेशन का क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होता है, ग्राफ से अगर हम लोगों को समझना हो, ग्राफिकल मेथड कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन, मतलब इसी वाली लाइन पे दूसरी वाली लाइन क्या कर जाए, लाई कर जाए। आज हम लोगों को आप लोगों को याद करने का तरीका बताएंगे, हैं कैसे याद करना आसान हो जाए। पहला कंडीशन, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कैसे याद करें, तीन चीजें हैं जिन्होंने कंफ्यूजन होने लगता है। तो पहला कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखो, k1/a2 इज इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 हो गया, और वो क्या हो, नॉट इक्वल हो। तो ग्राफ से समझने की कोशिश करिए। ग्राफ से जब आप याद करोगे तो ग्राफ वाली चीजें बहुत आसानी के साथ दिमाग में बैठ जाती हैं। ये फार्मूला कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मैं मान सकता हूँ। तो पहला वाला केस जो है आप मान लीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। तो यही आप अपने दिमाग में रखिए कि पहला केस तो भैया है इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, वहां पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन होता है, मतलब एक ही जो कोऑर्डिनेट निकलेगा है वो एक ही निकलेगा, ओनली वन सोल्यूशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, मेनी सोल्यूशन का है। मेनी सोल्यूशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग लाइन का केस बनता है। ओवरलैपिंग लाइंस के लिए यहाँ या कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इसी वाले लाइन पे दूसरी वाली लाइन लाई करने लगे। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना, सेम आएंगे उसी हर एक पॉइंट पे। जिसमें मान लीजिए कोई भी लाइन कब बनती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं उसमें, तो वो लाइन बनती है। ऐसे ही हर लाइन पे एक दूसरे लाई कर रहा है और सोल्यूशन मिल रहा है, हर हर पॉइंट पे यहाँ सोल्यूशन मिलता जा रहा है, सेम सोल्यूशन आ रहा है। तो एक कोइंसिडेंट लाइंस का या ओवरलैपिंग लाइंस का केस होता है, और वहां पर बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे, मतलब मेनी सोल्यूशन इसीलिए बोल दिया गया है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक ही बात होता है, ओवरलैपिंग लाइंस। ये ओवरलैपिंग लाइंस का केस है। और इस वाले केस में क्या होता है, मेनी सोल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कहीं कहीं मेनी सोल्यूशन लिखा रहता है, कहीं कहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखा रहता है, उसे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको बोला इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, तो ये वाला केस बनेगा। मतलब हमारा कौन सा केस हो जाएगा, इसके लिए ये वाला केस है, ये पहला वाला केस था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। तो ग्राफ से याद करने की कोशिश करा करिए कि पहला वाला इंटरसेक्ट कर गया तो a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2। दूसरा वाला केस क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, b1/b2 हो जाए, मतलब सब इक्वल होता चला जाए तभी तो होगा ओवरलैपिंग, सब इक्वल हो जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो सेम सेम मिलेंगे दोनों लाइनों के लिए, ठीक है। तो ये वाला केस बनेगा, इसके लिए केस है कोइंसिडेंट लाइंस या मेनी सॉल्यूशंस। तो ग्राफ से ऐसे आपको याद करना है। तीसरा वाला केस हमने क्या कहा था कि दो चीजें तो इक्वल हो जाए, मतलब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, तीसरी वाली चीज इक्वल ना हो, ये सबसे अलग है। ये कौन सा, ओ ये क्या है, पैरेलल लाइन का केस है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन का केस होता है। तीनों चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, चाहे समझना पड़ेगा। पैरेलल लाइन वाले में बाद में जाके c1/c2 इक्वल ना हो, बाकी चीजें इक्वल हो, है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या सब चीजें इक्वल हो जाएं,
पहले वाले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन या ओनली वन सॉल्यूशंस में क्या होता है a1/a2 इक्वल डायरेक्ट तुरंत इक्वल ना हो जाए, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 खत्म इसका, इतना ही। ठीक है, तो ये वाला तीसरी चीज हो गई है। आपको ऐसे याद करना, ग्राफ से दिमाग में अगर आप ग्राफ फीड कर लोगे तो ये तो अपने आप बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बाद बोल रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए मेनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। देखिए इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो इसको इस साइड ले आइए, -5 -2 इक्वल टू 0, हम यहीं से डायरेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसा लिखा गया है तो इसको इस साइड ले आइए, -3 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, ठीक है। और यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये a1 होता है, यहाँ जहाँ कुछ ना रहे वहाँ 1 मान लिया करो, ठीक है। ये b1 लिखा है 1, कुछ नहीं है तो 1, और ये क्या है, यहाँ a2 हो गया, a2 कितना है, 6 है, ठीक है। और b1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1 आ गई, यहाँ पर -2 हो गया। और तीसरा C1/C2 मतलब -2, और C2 की वैल्यू कितना, -3। ये सब माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पहला तो काम क्या करना है, ये वाला इस वाले के इक्वल मान लो, ठीक है। और यही सेम चीज इसके लिए इक्वल भी है, तो पहले हम इससे चेक करेंगे, हाँ, k/6। अगर इससे चेक करते हैं तो 1/2 लिखा हुआ है, इससे चेक करेंगे तो 2 3 जा, और यही 3 वहां चला जाएगा, तो k की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहां से, ठीक। यहां से k की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन जब ये वाली चीज इस वाले के इक्वल अगर हम रखते हैं, मतलब k/6 इज इक्वल टू क्या कर दें, 2/3 कर दें, तो 3 2 जा, ठीक। और ये 2 इसके पास जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो k की तो 2 वैल्यू आ गई है, k की 2 वैल्यू आ गई, जिसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो रहा है। जबकि 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, है। 2 वैल्यू कैसे, हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, लिखेंगे डज वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 2 वैल्यू आ गई k की, k इज इक्वल टू 3v और k इज इक्वल टू 4v, इसलिए क्या हो गया, k डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल मानते सेम आता, फिर यही चीज इसके इक्वल मानते सेम आता, तो फिर क्या हो जाता, वही k की वैल्यू हो जाती। तो आपको एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि कहीं 2 वैल्यू तो नहीं बन जा रही है। तो इसके ऑप्शन में सारी चीजें दी गई हुई थी, हाँ, चारों ऑप्शन में दिया गया था। एक ऑप्शन ये भी था डज नॉट एग्जिस्ट, तो वही ऑप्शन आपको चूज करना है।